यदि आपने कभी सोचा कि इसे काई अजीब नहीं हो सकता, तो आप गलत हैं, क्योंकि आपने समन टू अनदर वर्ल्ड फॉर अ सेकंड टाइम नहीं देखा है। मुख्य आदमी सुजाकी सेत्सु समानांतर दुनिया में पुनर्जन्म होता है और दानव भगवान को हरा देता है और कुछ अज्ञात कारण से एक अन्य में पुनर्जन्म लेता है, लेकिन फिर से उसी समानांतर दुनिया में पुनर्जन्म होता है। इसमें उसका एक बचपन का दोस्त भी है, एक लड़की सेविका लोली, एक सांप, और इस एनीमे में राक्षस राजा भी एक लड़की है। ये समन टू अनदर वर्ल्ड फॉर सेकंड टाइम की कहानी है। सेत्सु खिड़की की ओर देखता हुआ ख्यालों में खोया हुआ है जब यूं ही उसे रोकती है। वह कहता है कि उससे बात करना बंद कर दो, क्योंकि यह रूई को परेशान करना शुरू कर देगा। यूं ही सेत्सु की बचपन की दोस्त है और वह किसी भी अफवाह की परवाह नहीं करती। जब सेत्सु शिकायत करने की कोशिश करता है तो यूं ही विषय बदल देती है और उसके बालों को छूती है। वह टिप्पणी करती है कि उसके बाल उसकी एक आंख को ढकते हैं। वह कहती है कि इससे वह उदास दिखता है और बाल काटने की पेशकश करती है। सेत्सु कहता है यूही कभी नहीं बदलती, सेत्सु हमेशा यूही के लिए सेत्सु ही रहता है। सेत्सु खिड़की के बाहर देखता है और सोचता है कि दूसरी दुनिया कैसी है। कक्षा के अंदर एक जादुई चक्र प्रकट होता है। सेत्सु और यूही अपनी पूरी कक्षा के साथ दूसरी दुनिया में ले जाए जाते हैं। सेत्सु इस जगह को जानता है और वहां होने के लिए उत्साहित है। अन्य छात्र चिंतित हैं कि जब वे स्कूल में थे तो क्या हुआ। कई लोग बड़े कवच पहनकर हथियार के साथ सेत्सु और अन्य छात्रों की ओर मार्च कर रहे हैं। सभी छात्र डर गए हैं और सोचना शुरू कर रहे हैं कि क्या यह एक फिल्म है। सेट युकी को इसकी जादुई शक्ति पता है। सभी छात्र भागते हैं जबकि सेत्सु सीधा खड़ा रहता है, राक्षसों का सामना करते हुए। यूं ही सेत्सु की रक्षा करने की कोशिश करता है और उसे भागने के लिए कहता है। सेत्सु एक उंगली से राक्षस को झटका देता है। यूं ही जल्दी ही समझ जाता है कि वार नहीं लगा और जल्दी से उसे जाने देता है। जो कुछ भी हुआ उसे समझे बिना यूं ही समझने की कोशिश करता है कि क्या हुआ, लेकिन सेत्सु उसका हाथ पकड़ लेता है, क्योंकि वे अन्य छात्रों की ओर दौड़ने लगते हैं। कई लोग उनकी ओर बढ़ रहे हैं। वे इंसान हैं जो राक्षस से लड़ रहे हैं। एक गार्ड जादू दल को आग लगाने का आदेश देता है। राक्षस और इंसान के बीच भयंकर लड़ाई चल रही है। मानव दोनों ही ओर, मानव और दानव हताहत है। हर कोई डरा हुआ है और सोच रहा है कि क्या हो रहा है। सेत्सु सोचता है कि युद्ध तो समाप्त हो जाना चाहिए था। सेत्सु एक दानव से शापित जादू की अनुभूति करता है और उत्साहित हो जाता है। एरुका उनकी मदद के लिए अपने घोड़े पर आती है। वह खुद को एक राजसी शूरवीर के रूप में प्रस्तुत करती है। क्रेन भी घोड़े पर सवार होकर आता है। वे जादू और तलवारबाजी से दानवों को हराने में सक्षम होते हैं। यूं ही उनकी उम्र में इतनी ताकत देखकर प्रभावित होता है। अगले दृश्य में वे शाही स्थान पर पहुंच चुके हैं। राजा छात्रों को राष्ट्रीय आपातकाल के समय पर पहुंचने के लिए धन्यवाद देता है। वह उन्हें बताता है कि डेस्टिनिया राज्य पर राक्षसों ने हमला किया है और उनसे राक्षस को हराने में मदद करने के लिए कहा। हर कोई एक दूसरे को देखता है क्योंकि वे कुछ भी समझ नहीं रहे हैं। एक राजकुमारी उन्हें बताती है कि 5 साल पहले एक हीरो दूसरी दुनिया से आया था ताकि वे दानव स्वामी को हरा सकें, और अब वही हैं जो दानव स्वामी को हराने के लिए आए हैं। वह विश्वास से कहती है कि यह संयोग नहीं है। राजकुमारी छात्रों से सहायता देने के लिए कहती है। वे निर्णय लेते हैं कि महल में रहना बाहर जाने से बेहतर है और राज्य की मदद करने के लिए सहमत होते हैं। छात्रों को राक्षसों के खिलाफ लड़ने के लिए प्रशिक्षित किया जा रहा है। लड़के तलवारबाजी सीख रहे हैं जबकि लड़कियां जादू सीख रही हैं। यूं ही हाल ही में जादू से परिचित होने के बावजूद इसका उपयोग करना सीख गई है। सेत्सु यूं ही की क्षमता से हैरान है। एरुका नाइट सेत्सु को आलस करते हुए पाती है। उसने उसे एक मुकाबले की पेशकश की, लेकिन वह जल्दी ही उसके द्वारा हरा दी जाती है। एरुका उसे 5 साल पहले डेमन लॉर्ड को हराने में मदद करने वाले नायक के रूप में पहचानती है। सेत्सु के बारे में सच जानने के बाद वह खुश हो जाती है और उसे अपने ऊपर बैठने का सुझाव देती है। ब्रायन प्रकट होता है, एरुका से पूछते हुए कि वह क्या कर रही है। वह उसे बताती है कि वह सेत्सु सामा है। टॉम पहले हैरान होता है, लेकिन जल्दी ही उसे पहचान लेता है, क्योंकि सेत्सु ही एकमात्र व्यक्ति है जो एरुका को इस तरह नियंत्रित कर सकता है। वह जल्दी से थिया को सेत्सु के आने के बारे में बताने जाता है, लेकिन थिया को लगता है कि उसे उसकी जादुई शक्ति के कारण ही पता चल गया था। सेत्सु ने उन्हें वापस आने का वादा किया था और उसने वादा निभाया। सेत्सु दानव के साथ युद्ध को लेकर चिंतित है। एरुका के पास भी सेत्सु से पूछने के लिए बहुत से सवाल हैं। वह कहती है कि किसी अलग जगह पर चलो। वे पूछते हैं कि वह पहले से अलग क्यों दिखता है और उसे फिर से इस दुनिया में क्यों लाया गया। उसे कारण नहीं पता। ग्रेन कहता है कि भगवान की इच्छा साधारण लोगों के लिए रहस्य है। वह उनसे पूछता है कि उनकी लड़ाई के बाद ग्रैंड के साथ क्या हुआ, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि उसके साथ क्या हुआ है। राजा ने ग्रैंड को महल के अंदर बुलाया है। राजा दानव के खिलाफ युद्ध छेड़ना चाहता है, लेकिन ग्रैंड को हताहतों का डर है और वह पहले स्थिति को समझना चाहता है। वह पूछती है कि कोई युद्ध के लिए क्यों जाएगा। सेत्सु सोचते हुए एक पल के लिए चुप हो जाता है, लेकिन यूं ही वादा करती है कि वह अपनी जादू से सेत्सु को बचाएगी। ग्रियोन सेत्सु से माफी मांगता है क्योंकि वह युद्ध को रोक नहीं सका। सेत्सु सोचता है और मुस्कुराता है क्योंकि वह स्वयं जाकर इस युद्ध को फिर से रोकना चाहता है। सेत्सु सोचता है युद्ध मूर्खता है और इसे रोकना चाहिए अगर ग्रियोन इसके पीछे है। रॉयल नाइट सेत्सु के साथ जाना चाहते हैं, लेकिन सेत्सु मना कर देता है क्योंकि वह चाहता है कि वे उसके न होने पर देश की रक्षा करें। वे चुपचाप महल के भंडारण कक्ष में सेत्सु की तलवार वापस लाने के लिए जा रहे हैं। एरुका स्टोरेज रूम की तरफ दौड़
दौड़ता है और एक गार्ड को हरा देता है। उन्हें डर है कि अगर गार्ड को इस हालत में पाया गया तो वे पकड़े जाएंगे। थिया कहती है कि यह बिल्कुल उनके पुराने दिनों जैसा है जब वे करते थे काल कोठरी क्रॉलिंग। जब यूही और उसके दोस्त भंडारण से गुजर रहे होते हैं तो वह सेट्सू को देखती है लेकिन उसे पहचान नहीं पाती है। सेट्सू को अपनी पुरानी तलवार मिलती है और उसे देखकर खुश होता है। उसने अपनी तलवार का नाम कुरोमारू रखा है। महल में हंगामा है क्योंकि शेर द्वारा पीटे गए गार्ड की खोज हुई है। वह जीने के लिए तैयार है लेकिन उसे यूही द्वारा रोका जाता है और पूछती है कि वह कहाँ जा रहा है। वह उसे बताता है कि यह उसकी दुनिया में दूसरी बार आना है और वह युद्ध को रोकने जा रहा है। वह उसे बताता है कि वह युद्ध रोकने के लिए एक पुराने परिचित से मिलने जा रहा है, लेकिन यूही जिद करती है कि वह जहाँ जा रहा है वहाँ जाना चाहती है। वह उसके साथ जाने के लिए रो रही है और वादा करती है कि वह उसके लिए उपयोगी होगी, लेकिन सेत्सु कहता है कि यह उसके लिए खतरनाक है और यह कुछ ऐसा है जो उसे करना है। वह इसलिए जा रहा है क्योंकि वह यूही को खतरे में नहीं डालना चाहता। यूही उसे जाने देती है और कहती है कि वह एक दयालु व्यक्ति है। वह उससे कहती है कि अपनी आंखें बंद करें और जादू से उसके बाल काट देती है। ये पहले एपिसोड का अंत होता है। दूसरा एपिसोड सेत्सु के कुछ आभूषण खरीदने के साथ शुरू होता है। दुकानदार उसे कुछ भी बेचने से इनकार कर देता है क्योंकि उसे बर्फ का मूल्य समझ नहीं आता। दुकान मालिक की पोती उससे पूछती है कि क्या वह शिकायत करता है। सेत्सु उसे बहुत सारे सोने के सिक्के ऑफर करता है और दुकान मालिक उस वस्तु को बेचने के लिए उत्सुक हो जाता है। रोडी अपने दादा से पूछती है, क्या शिल्पकार के लिए गर्व सबसे महत्वपूर्ण चीज नहीं था? दादा कहते हैं कि वह सही है, लेकिन कभी कभी अपवाद होता है और वह अपवाद पैसा होता है। कुछ समय बाद दादा की मृत्यु हो जाती है और उनकी पोती अकेली रह जाती है, लेकिन दादा का एक काम बाकी है और वह वादा करती है कि वह उसे पूरा करेगी। रूडी रात में अकेले एक रथ में यात्रा कर रही है। उस पर एक जंगली सुअर हमला करता है और वह सुअर को पैसे से रिश्वत देने की कोशिश करती है, लेकिन सुअर उस पर हमला करता है। जब सुअर उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन वह सेत्सु द्वारा बचा ली जाती है। उसने पाया कि दूसरी बार पुनर्जन्म लिया हुआ सेत्सु पहले वाले के समान ही लगता है। वह सेत्सु से मदद करने के लिए कहती है, लेकिन सेत्सु मना कर देता है। फिर भी वह उसे मदद करने के लिए जोर देती है, यहाँ तक कि आंशिक रूप से ही सही। सेत्सु मान जाता है और बंदरगाह शहर तक उसकी मदद करने के लिए राजी हो जाता है। वे बंदरगाह शहर पहुंचते हैं। शहर पिछली बार जब उसने वहां द्वारा किया था तब से थोड़ा बढ़ गया है। चल रहे युद्ध के कारण राक्षसी महाद्वीप जाने वाली सभी नावों को रद्द कर दिया गया है। लड़की दूसरों से मदद मांगने की कोशिश करती है, लेकिन हर कोई मदद करने से इनकार कर देता है। कुछ योद्धा रूडी का मजाक उड़ाते हैं क्योंकि उन्हें अपनी जान की बाजी लगानी होती है, लेकिन एक व्यापारी पैसे के पीछे भागता है। ईश्वर जो चमड़े का बैग लेकर आई है उसके अंदर क्या है, लेकिन वह मना कर देती है। रक्षक मुस्कुराता है क्योंकि वह उसे परेशान कर सकेगा और उसके थैले को जबरदस्ती ले सकेगा। एक योद्धा थैले को पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन सेत्सु बीच में आ जाता है। वह पूछता है कि क्या उनके पास दिन दहाड़े पैकेज की जांच करने की अनुमति है। वे पूछते हैं कि वह कौन है। सेतु जवाब देता है कि वह उसका रक्षक है। सेतु उन्हें द्वंद्व चुनौती देता है। उनके चारों ओर एक भीड़ जमा हो गई है। शूरवीर अपनी तलवार खींच रहे हैं और सभी नागरिक उन्हें देख रहे हैं, हैरान है क्योंकि यह नियमित रूप से भीड़ को देखकर शूरवीर पीछे हट जाते हैं। लड़की खुश है क्योंकि उसने उसकी रक्षा की। सागर पर एक अंधेरा साया दिखाई देता है। लड़की उसकी तारीफ करती है कि वह बहुत कूल है। सेत्सु उसकी इस कठिन परिस्थिति में मुस्कुराते रहने की क्षमता से प्रभावित होता है। वह जानना चाहती है कि सेत्सु को कैसे पता था कि उन्हें व्यक्तिगत सामान की तलाशी के लिए अनुमति की जरूरत है। सेत्सु जवाब देता है कि एक पुराने दोस्त ने सिखाया था। पुराना दोस्त ग्रैन है। वह उससे पूछता है कि अगर उसे जहाज नहीं मिला तो वह क्या करने वाली है। वह कहती है कि पूरे शहर में खोज करनी होगी कि क्या कोई जहाज भेज सकता है या फिर वह अपना खुद का जहाज खरीद लेगी। सेत्सु उससे पूछता है कि क्या उसे पता है कि एक जहाज की कीमत कितनी है, लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। सेत्सु बताता है कि वह भी राक्षसी महाद्वीप जा रहा है और वह उसे वहां ले जा सकता था। वह उससे आज आराम करने और उनके सौदे की शर्त के रूप में कहता है। वह उससे सराय का खर्चा बांटने को कहती है। लड़की नहाने जाती है और उससे बॉक्स की रक्षा करने को कहती है जिसमें वह ब्रोच था जिसे वह देने जा रही थी। वह उसे बताती है कि उसके दादा एक प्रसिद्ध जौहरी थे और डेस्टिनिया में कोई भी वह नहीं बना सकता जो उसके दादा बना सकते थे। एक दिन कोई आया था एक ब्रोच की मरम्मत के लिए अनुरोध करने जो उसके दादा ने बनाया था, जिस पर उन्हें सबसे अधिक गर्व था, लेकिन उसके पास ज्यादा समय नहीं बचा था। वह उससे कहता है कि वह अपनी अंतिम नौकरी के रूप में ब्रोच को पहुंचाए, इसलिए उसके दादा के शिष्य और उसकी पोती के रूप में वह ब्रोच को सुरक्षित पहुंचाना चाहती है। सेत्सु ब्रोच की जांच करता है और पता लगता है कि यह वही ब्रोच है जिस पर उसने सुरक्षा जादू किया था। ब्रोच टूट गया था। एक रहस्यमय किरदार दिखाई देता है। उसे उम्मीद है कि कुछ बुरा नहीं हुआ है। पिछली रात के लोग बदला लेने आते हैं, लेकिन सेत्सु और लड़कियां बच निकलती हैं। उन्हें एक समुद्री जीव मिला और वे उस पर सवार होकर भाग निकले। शूरवीर इस बात से डरे हुए हैं कि क्या हुआ और उन्हें क्या रिपोर्ट करना है यह नहीं पता। समुद्री जीव लेवियाथन है, महासागर का देवता। वह सोचती है कि उसने अपने गार्ड के रूप में किसे नियुक्त किया है। एक सुंदर सुबह और राक्षसी महाद्वीप उनकी प्रतीक्षा कर रहा है। यह एपिसोड सेकंड का अंत है।